Assalamu alaikum. I am Akhtar Abbas and today I am here for my first video lecture for biology of class 10th. We are starting chapter number 2 because after getting the concepts of chapter number 2 you can easily learn chapter number 1. After completing chapter number 2 we will start chapter number 1. Chapter number 2 is homeostasis. फर्स्ट हमने होम्योस्टैसिस को देखना है कि होम्योस्टैसिस है क्या, इस वर्ड का क्या मतलब है। इसकी डेफिनेशन आप लर्न करने से पहले एक दो एग्जाम्पल देखें, आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन देखें कि अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर समर सीज़न में चेक करें तो 37 सेंटीग्रेड होगा और अगर आप विंटर सीज़न में चेक करें तब भी 37 सेंटीग्रेड होगा। एक कॉन्सेप्ट आपने डिफ्यूजन का पढ़ा था 9th में कि जो भी चीज़ है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो क्या जब समर सीज़न में गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या हीट हमारी बॉडी में डिफ्यूज़ नहीं करती? सर्दियों में जब बाहर का टेम्परेचर कम है तो हमारी बॉडी से हीट बाहर डिफ्यूज़ नहीं करती? क्या वो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट गलत था? नहीं, वो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट ठीक था और हीट भी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड रहता है अगर हम नॉर्मल हैं। हाँ, वो बुखार हो जाए तो अलहदा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो 37 सेंटीग्रेड से हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड रहता है, चाहे बाहर टेम्परेचर कम हो या बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो। बाहर को हम कहेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारे बाहर का टेम्परेचर जो है उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहेंगे और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, मतलब एक्सटर्नल जो इंटरनल हीट है, जो इंटरनल टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, जबकि बाहर का टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है। सर्दियों में कुछ और है और गर्मियों में कुछ और है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। इसके अलावा सेकंड आप ये देखें कि आप एक दिन 5 किलो जलेबियाँ खाएं और जाकर अपना ग्लूकोज टेस्ट करवाएं और दूसरे दिन आप कुछ ना खाएं, जलेबियाँ भी ना खाएं, तीसरे दिन भी कुछ ना खाएं, जलेबियाँ ना खाएं। कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक आप जितनी भी इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट, जलेबियाँ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, अगर आप जलेबियाँ खाएं तो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जानी चाहिए। जब आप ना खाएं तब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जानी चाहिए। लेकिन आप जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक खा लें, आप अपनी बॉडी में जब भी ग्लूकोज का लेवल या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अपने ब्लड में चेक कराएंगे, अगर आप ठीक हैं तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की जो मिकदार है वो या तो बराबर होगी, अगर डिफरेंस भी होगा तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जितनी ज़्यादा आपने जलेबियाँ पहले दिन खाई थी। तो ऐसा क्या है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आप ये फील कर रहे हैं कि ये ब्लड में जाकर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करेगी, लेकिन वो चीज़ आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकती। इसी सिस्टम को कहते हैं होम्योस्टैसिस। बाहर का एनवायरनमेंट जितना भी चेंज हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जितना भी तब्दील हो, जितना भी फ्लक्चुएट करे, लेकिन आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो चेंज ना हो। अगर चेंज हो भी सही तो जो उसमें रेंज है वो नैरो रेंज रहे। टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाए तो 37 से 40 तक जा सकता है, उससे अबव आप नहीं जा सकता। इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है कि इंटरनल इन्वायरमेंट का जो सिस्टम है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट हम किसे कह रहे हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को कह रहे हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट हम अपने बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कह रहे हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट हम अपने बॉडी के नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन को कह रहे हैं। हमारी बॉडी में जितने भी कंपाउंड हैं
हमारी बॉडी का जितना भी सिस्टम है उसमें टेम्परेचर है, उसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन है, उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन है, ये जितना भी इंटरनल एनवायरनमेंट है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। आप समंदर में जाकर अगर आप अपने हाथ को डुबोएं, समंदर के पानी में साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और फिर अपने हाथ के सेल्स में अगर आप साल्ट्स की कंसंट्रेशन चेक करें अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन, साल्ट्स की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन आपके हाथ के सेल्स में ज़्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन वही है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आप जब घर रह रहे थे तो बाहर साल्ट्स और वाटर नहीं थे, जब आप समंदर में अपना हाथ डुबोया वहाँ पे पानी भी था, साल्ट्स भी थे, डिफ्यूजन के मुताबिक उन्हें आपकी बॉडी में डिफ्यूज़ करना चाहिए था। बॉडी के जो हाथ के सेल्स हैं आपके, उनमें वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि होम्योस्टैसिस है। हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कहना नहीं मानता, वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखता है, चाहे बाहर जितनी भी फ्लक्चुएशन हो रही हो, बाहर जितनी भी चेंज हो रही हो। तो होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हैं? अब जो भी मैंने बताया कि इंटरनल टेम्परेचर हो सकता है, इंटरनल बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो सकती है, इंटरनल सेल्स के अंदर वाटर हो सकता है, इंटरनल साल्ट्स की कंसंट्रेशन हो सकती है, वो मेंटेन रहता है ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार का, डिस्पाइट के बावजूद द चेंज या फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज आएगी, उसके बावजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो उसके अंदर का सिस्टम है, वो मेंटेन रहता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इंटरनल वाटर साल्ट्स कंसंट्रेशन मेंटेन रहते हैं, चाहे बाहर जैसा भी इन्वायरमेंट हो। इसे आप क्या कहेंगे? दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस की फिर एग्जांपल्स हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि अगर आप बाहर का इन्वायरमेंट चेंज करें अपना, किस लिहाज से? वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन के लिहाज से। अभी आप खुश्की पर रह रहे थे, आप जाकर नहाएं, आप नहर में जाएं, आप समंदर में जाकर हाथ डुबोएं, तो जब आप बाहर आएंगे तो डिफ्यूजन के मुताबिक आपके इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो आपका सेल्स का इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसमें वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई होती। तो इसे आप क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टैसिस ही है, लेकिन होम्योस्टैसिस में हम सारा इंटरनल इन्वायरमेंट कह रहे हैं कि सारा इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखना। ऑस्मो रेगुलेशन में आप जस्ट कहेंगे कि वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन अगर बाहर जितनी भी चेंज हो, वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन, आपके सेल्स में वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसे आप कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन अ सेल। किसी भी सेल में पानी और साल्ट्स की कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल है, चाहे बाहर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन जितनी भी कम ज़्यादा हो, इंटरनल साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे आप क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। Maintenance of concentration of water and salts in a cell of a living organism despite the change of water and salt concentration in external environment। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंज हो वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन में, लेकिन इंटरनल चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है होम्योस्टैसिस की थर्मो रेगुलेशन। इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट की जगह पे आप जस्ट टेम्परेचर लिख दें कि अगर आप अपना टेम्परेचर विंटर सीज़न में चेक करें तब भी 37 सेंटीग्रेड है, अगर समर सीज़न में चेक करें तब भी 37 सेंटीग्रेड ही है। क्यों? क्योंकि 37 सेंटीग्रेड पर इंसान के जो एंजाइम्स हैं वो अच्छा काम करते हैं। हम चैप्टर नंबर 3 में 9th में पढ़ चुके हैं कि चैप्टर नंबर 3 है गालिबन, या एंजाइम वाले चैप्टर में 5 चैप्टर है, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, और ऑप्टिमम वाटर और साल्ट्स कंसंट्रेशन भी उनके लिए ज़रूरी है। अगर साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन एक मिकदार से ज़्यादा हो जाए तब भी वो काम नहीं कर सकते, अगर एक मिकदार से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तब भी वो काम नहीं कर सकते।
और उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 सेंटीग्रेड। 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उनके लिए ज़रूरी है, तब वो काम कर सकते हैं। हमारी बॉडी में एट ए टाइम थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं, हर रिएक्शन में एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर एंजाइम्स को एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन भी ज़रूरी है और थर्मो रेगुलेशन भी ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखें और इंटरनल टेम्परेचर को भी मेंटेन रखें। अगर आप साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रख रहे हैं तो इसका मतलब आप में ऑस्मो रेगुलेशन है। अगर आप इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखना, और ऑस्मो रेगुलेशन है कि बॉडी में साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। और होम्योस्टैसिस है जनरल, उसमें साल्ट्स और वाटर भी आ जाएंगे और उसमें इंटरनल टेम्परेचर भी आ जाएगा, उसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स भी आ जाएंगे, उसमें ग्लूकोज भी आ जाएगा। सब चीज़ों के इंटरनल कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना वो क्या है, होम्योस्टैसिस। ऑस्मो रेगुलेशन में जस्ट वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना, और थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर ऑफ इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखना है। तो आपने सुना होगा आजकल कोरोना वायरस है, तो आपने शुरू में सुना है कि लोग कहते थे कि गर्मियों में कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा या गर्मियों में कोरोना वायरस के मरीज़ कम हो जाएंगे। ये कहना तो गलत है कि गर्मियों में कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। हम मानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो हायर टेम्परेचर पर एलाइव नहीं कर सकता, लोअर टेम्परेचर पे वो ज़िंदा रहता है। लेकिन आप ये नहीं समझते, आप ये भूल गए कि चाहे बाहर का टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा हो, इंसानी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 ही रहेगा। अब आपकी बॉडी में कोरोना वायरस है, अल्लाह ना करे, जिसकी भी बॉडी में है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट 37 सेंटीग्रेड ही है, वहाँ का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है। हाँ, कम हो जाएगा कोरोना वायरस। वो कैसे कि अब किसी की छींक से या किसी के हाथ से या किसी की बॉडी से जो भी वायरस ज़मीन पर गिरेंगे, बाहर का टेम्परेचर तो गर्मियों में ज़्यादा है, बाहर जो भी आएंगे बॉडी से वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो बॉडी के अंदर हैं वो नहीं मर सकते। जैसे अगर आप एक कोरोना का पेशेंट है, उसने किसी और को टच किया है तो उसका जो वायरस है वो फ़ौरन उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा, तो बॉडी में टेम्परेचर तो 37 सेंटीग्रेड होगा। हाँ, अगर वो उसकी बॉडी में एंटर नहीं हुआ, वो ज़मीन पे गिर गया है, बाहर किसी नॉन लिविंग जगह पे पड़ा हुआ है, तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में, तब वो वहाँ से मर जाएगा। तो उसकी ट्रांसमिशन तो कम हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो कोरोना वायरस है वो गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा कर दें, जिसको भी कोरोना पेशेंट है जो, उसकी बॉडी का टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा कर दें तो कोरोना वायरस मर जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि इतना बॉडी टेम्परेचर पे वो कोरोना से पहले खुद मर जाएगा। तो कोरोना को आप मारने चले थे हायर टेम्परेचर से, तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा करते गए, तो वो उस हायर टेम्परेचर पे कोरोना से पहले आपकी डेथ हो जाएगी या जो कोरोना पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो टेम्परेचर से कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो तो कम हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, थर्मो रेगुलेशन है। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप चीनी कम खाएं, इससे आपको डायबिटीज़, मिलाइटस या शुगर हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। आप जितनी भी चीनी खाएं, अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक है तो आपको शुगर या डायबिटीज़, मिलाइटस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखें, आपने अभी हम आगे चल कर पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक है इंसुलिन। इंसुलिन के एक हार्मोन है, उसका काम ये है, मैंने चीनी खाई तब भी मेरी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल वही था, मैंने चीनी नहीं खाई काफ़ी अर्सा तब भी मेरी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल वही था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब भी आप ग्लूकोज खाते हैं तो वो जो ग्लूकोज है आपके ब्लड वेसल में जाता है। ये ब्लड वेसल है, फ़र्ज़ करें इसमें ये ब्लड है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो आप 9th में पढ़ चुके हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो के ब्लड में चली जाती है। जो भी चीज़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपने ग्लूकोज लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट लिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में चले गए। ब्लड में जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लेवल से ज़्यादा होती है तो एक
हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। आप ऐसे समझिए कि इंसुलिन एक गाड़ी है, एक ट्रक है। वो क्या करता है, यहाँ से ग्लूकोज पिक करके उसको कहाँ पे पहुँचा देता है, बोन्स में। अब आप अपने ब्लड में भेज रहे हैं क्या, ग्लूकोज, लेकिन जब ब्लड में चेक करते हैं तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही। ब्लड आपका जो है वो शो कर रहा है कि उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वही है जो आप चीनी नहीं खाई थी तब थी, और अब भी वही है। वजह क्या है, ये कौन मेंटेन कर रहा है, कौन, इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है ये यहाँ से ग्लूकोज को पिक करके आपकी बोन्स में। आपने ज़्यादा अरसे तक ग्लूकोज नहीं खाई, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो बोन है वहाँ से ग्लूकोज इंसुलिन पिक करके ब्लड में, जब ब्लड में आपकी ग्लूकोज की लेवल आप जब चेक करते तो ग्लूकोज का लेवल वही होता है, वो चेंज नहीं हुआ होता। तो इंसुलिन ही सब कुछ है। इंसुलिन आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं होने दे रहा, वो आपके ग्लूकोज से जो है वो इंसुलिन उसको आपके ब्लड से ग्लूकोज को बोन्स में और बोन से ग्लूकोज को आपके ब्लड में भेज रहा है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस में ये होता है कि ये जो इंसुलिन है ये डिफेक्टिव हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, जो काम नहीं करते, उन्हें जितना कहें पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो नहीं पढ़ते, काम नहीं करना। ये इंसुलिन भी वैसी होती है जो डायबिटीज़ मेलाइटस, या जिन्हें हम शुगर भी कहते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो गाड़ी होती है जिसने ग्लूकोज को ब्लड से बोन्स में और बोन से ब्लड में ले आना है, वो गाड़ी डिफेक्टिव हो जाती है, वो काम सही नहीं करती। तब वो क्या करें, अगर चीनी खाएंगे तो उनके ब्लड में आप चेक करेंगे कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है। क्यों, क्योंकि वो जो जिस गाड़ी ने बोन्स में भेजनी थी वो गाड़ी ख़राब है। अगर वो ज़्यादा अरसा तक ग्लूकोज नहीं खाएंगे तो उनके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ज़्यादा भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी, तो उनके लिए मसला है। तो फिर क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। किसी बाहर से इंसुलिन किसी की बॉडी से लेके वो क्या करते हैं, उस इंसुलिन को उसकी बॉडी में लगाते हैं। वो इंसुलिन उसके ब्लड में जाकर, जो आपने बाहर इंजेक्शन के ज़रिए भेजी, आपकी जो पेशेंट है उसकी डायबिटीज़ मेलाइटस का जो पेशेंट है उसकी जो इंसुलिन है वो तो डिफेक्टिव है, लेकिन जो बाहर से आपने इंसुलिन भेजी वो इंसुलिन जाकर क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को पिक करके बोन्स में, या बोन से ग्लूकोज को पिक करके ब्लड में। इसी तरह ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। तो ये भी कहना गलत है कि ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है जो वो ज़्यादा हो जाएगी, आपको शुगर हो जाएगा अगर आप चीनी ज़्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे, ऐसा नहीं है। और लास्ट में जो टाइप है होम्योस्टेसिस की, वो है हमारे पास जो थर्ड और लास्ट एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की, वो है एक्सक्रीशन। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। एक है थर्मो रेगुलेशन, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और लास्ट है एक्सक्रीशन, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ताकि उनकी जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो भी मेंटेन रहे, वो ज़्यादा ना हो जाए। रिएक्शंस में हम जो भी कुछ खाते हैं या हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, एट ए टाइम 1000 रिएक्शंस हो रहे हैं, लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं, उनसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बनते हैं। और नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही पॉइजनस है, किसी भी कंपाउंड में हो। जैसे यूरिया है, उसमें नाइट्रोजन है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। अमोनिया है NH3, इसमें भी नाइट्रोजन है, इनमें भी नाइट्रोजन है। ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं। ये कंपाउंड्स हम खाते नहीं हैं, ये हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उनसे ये बन जाते हैं, साइड प्रोडक्ट हैं, हमें चाहिए नहीं, लेकिन साइड प्रोडक्ट ऐसा होता है जो खुद ब खुद बन जाता है। तो इन्हें नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। इन्हें भी बॉडी से रिमूव करना है ताकि बॉडी में नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन रहे। तो ये भी क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो इसको भी हम होम्योस्टेसिस में कहेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट में नाइट्रोजिनस वेस्ट भी हैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी अगर आप मेंटेन रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो एक्सक्रीशन है उसे भी आप होम्योस्टेसिस में लें। ये आप उम्मीद है कि इसे लर्न करेंगे, अपनी बुक से रीड करें। अगर कोई मसला हो तो फिर हम इसको डिस्कस कर लें।